अध्याय 17 शैक्षणिक कानून क्रमांक 24। हैरी उस वीकेंड में जितना खुश था उतना पूरे सत्र में कभी नहीं रहा था। उसने और रॉन ने रविवार का ज्यादातर वक्त अपने होमवर्क को निपटाने में लगाया। हालांकि इस काम को मजेदार नहीं कहा जा सकता था, लेकिन धूप निकली हुई थी, इसलिए हॉल की टेबलों पर बैठने के बजाय वे पढ़ाई का सामान लेकर बाहर चले गए। वे झील किनारे एक बड़े पेड़ की छाया में बैठ गए। जाहिर है हरमाइनी अपना सारा होमवर्क पहले ही निपटा चुकी थी, इसलिए वो अपने साथ ऊन ले आई थी। उसने अपनी बुनाई की सिलाइयों पर जादू कर दिया ताकि वे उसके पास हवा में चलती रहें और तेजी से हैट तथा स्कार्फ बनाती रहें। हैरी को इस बात से बड़ी राहत महसूस हो रही थी कि वे अम्बरेज और मंत्रालय के विरोध में कुछ कर रहे थे। उसे इस बात की बहुत खुशी थी कि इस विद्रोह में वह अहम भूमिका निभा रहा था। वह शनिवार की मीटिंग को बार बार याद करता रहा। वे सभी लोग उससे गुप्त कलाओं से रक्षा सीखने आए थे और उसके कुछ कारनामों के बारे में सुनकर उनके चेहरे पर कैसे भाव आए थे। और चो ने त्रिकोणीय टूर्नामेंट में उसके प्रदर्शन की तारीफ की थी। वे उसे झूठा या सिरफिरा नहीं समझते थे, बल्कि प्रशंसा की निगाह से देखते थे। यह सोचने के बाद वह इतना उत्साहित हो गया कि वह सोमवार की सुबह भी खुश था, हालांकि उस दिन उसकी सबसे कम प्रिय क्लासें थी। वह और रॉन अपने कमरे से नीचे उतरते समय एंजेलिना के सुझाव पर बात करने लगे कि उन्हें उस रात को होने वाली क्विडिच प्रैक्टिस में एक नए दांव पर मेहनत करनी थी, जिसका नाम स्लॉथ ग्रिप रोल था। जब उन्होंने धूप से नहाए हॉल को आधा पार कर लिया, तब जाकर उनका ध्यान हॉल की उस चीज की तरफ गया जो पहले ही कुछ विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित कर चुकी थी। गुरुद्वार के नोटिस बोर्ड पर एक बड़ा नोटिस लगा हुआ था, इतना बड़ा कि इसने बोर्ड की बाकी सारी सूचनाओं को ढक लिया था। बेचने के लिए उपलब्ध सेकेंड हैंड किताबों की सूची, आर्गस फिल्च द्वारा स्कूल के नियमों के बारे में नियमित जानकारी, क्विडिच टीम के प्रशिक्षण का टाइम टेबल, चॉकलेट मेढकों की अदला बदली के प्रस्ताव, वीजली बंदूकों के प्रयोगों के लिए प्रशिक्षकों का नवीनतम विज्ञापन, हॉग्समीड वीकेंड की तारीखें और खोई या पाई वस्तुओं की सूचना। नया नोटिस बड़े काले अक्षरों में था और उसके नीचे की तरफ एक बहुत ही आधिकारिक दिखने वाली सील लगी थी, जिसके पास साफ और घुमावदार साइन थे। हॉगवर्ट्स की सर्वोच्च प्रशासक के आदेश से सभी विद्यार्थी संगठन, संस्थाएं, टीमें, समूह और क्लब तत्काल प्रभाव से भंग किए जाते हैं। यहाँ संगठन, संस्था, टीम, समूह या क्लब का मतलब यह है कि उसमें 3 या अधिक विद्यार्थी नियमित रूप से मिलते हों। पुनर्गठन की अनुमति सर्वोच्च प्रशासक प्रोफेसर अम्बरिश से ली जा सकती है। कोई भी विद्यार्थी संगठन, संस्था, टीम, समूह या क्लब सर्वोच्च प्रशासक की जानकारी और सहमति के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। जो विद्यार्थी किसी ऐसे संगठन, संस्था, टीम, समूह या क्लब का सदस्य रहेगा या बनाएगा जिसके लिए सर्वोच्च प्रशासक की सहमति नहीं ली गई हो, उसे स्कूल से निष्कासित कर दिया जाएगा। उपरोक्त आदेश शैक्षणिक कानून क्रमांक 24 के अनुपालन में है। हस्ताक्षर डेलोरेस चेन अम्बरिज, सर्वोच्च प्रशासक। हैरी और रॉन ने सेकेंड ईयर के कुछ चिंतित दिख रहे विद्यार्थियों के ऊपर से झांकते हुए नोटिस पढ़ा। उनमें से एक ने अपने दोस्त से पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि वे ग्लोबस्टोन क्लब को बंद करने वाली हैं? मुझे लगता है कि ग्लोबस्टोन क्लब की इजाजत मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, रॉन ने उदासी से कहा, जिसे सुनकर सेकेंड ईयर के विद्यार्थी उछल पड़े। मुझे नहीं लगता है कि हम इतने खुशकिस्मत होंगे, है ना? उनसे हैरी ने कहा, जब सेकेंड ईयर के विद्यार्थी तेजी से दूर चले गए। हैरी एक बार फिर नोटिस पढ़ने लगा। शनिवार से उसके भीतर जो खुशी भरी हुई थी वो अब काफूर हो गई। उसका दिल गुस्से से धड़कने लगा। उसने अपने हाथ मुक्के में तानते हुए कहा, यह संयोग नहीं है, उन्हें पता चल गया है। रॉन ने तत्काल कहा, उन्हें पता नहीं चल सकता? शराब खाने में और लोग भी थे जो हमारी बात सुन सकते थे। इसके अलावा सच तो यह है कि जितने विद्यार्थी आए थे उनमें से हम कितनों पर भरोसा कर सकते हैं? कोई भी जाकर अम्बरिज को बता सकता था। और उसने सोचा कि उन्हें उस पर भरोसा था। उसने सोचा कि वे लोग उसके प्रशंसक थे। ज़कारियस स्मिथ, रॉन ने अपने हाथ पर मुक्का मारते हुए तत्काल कहा। या तो मुझे माइकल कॉर्नर की आंखों में भी चालाकी की झलक दिख रही थी। क्या पता अब तक हरमाइनी ने नोटिस पढ़ा होगा या नहीं, हैरी ने कहा और लड़कियों के कमरे की तरफ जाने वाले दरवाजे को मोड़कर देखा। रॉन बोला, चलो चलकर उसे बता देते हैं। उसने दौड़कर दरवाजा खोला और घुमावदार सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। वह भी छठे पायदान पर ही पहुंचा था कि तभी एक जोरदार आवाज के साथ सीढ़ियां फिसलपट्टी जैसी लंबी ढलान में बदल गई।
एक पल के लिए रॉन ने ऊपर जाने की कोशिश की और अपने हाथ पवनचक्की की तरह तेजी से लहराए। फिर वो पीछे की तरफ गिरा और ढलान पर पीठ के बल फिसलता हुआ हैरी के पैरों के पास आ गया। और मुझे नहीं लगता कि हमें लड़कियों के कमरे में जाने की इजाजत है, हैरी ने रॉन को उठाकर खड़ा करते हुए कहा। इस दौरान वो अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। फोर्थ ईयर की 2 लड़कियां नीचे देखने के लिए आ गई थी और खुश हो रही थी। ओह, ऊपर आने की कोशिश किसने की थी? उन्होंने खीखी करते हुए पूछा। अपने पैरों पर उछली और हैरी तथा रॉन को घूरने लगी। मैंने, रॉन ने कहा, जो अब भी थोड़ा अस्त व्यस्त था। मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी होगा। यह कहाँ का इंसाफ है, उसने हैरी से कहा जब लड़कियां खीखी करती हुई तस्वीर के छेद की तरफ चली गईं। हरमाइनी को हमारे कमरे में आने की इजाजत है, फिर हमें उसके कमरे में जाने की इजाजत क्यों नहीं है? यह बहुत पुराना नियम है, हरमाइनी ने कहा, जो अभी अभी उनके सामने ढलान में फिसलती हुई आई थी और अब खड़ी हो रही थी। हॉगवर्ट्स एक इतिहास में लिखा हुआ है कि संस्थापकों की राय में लड़के लड़कियों से कम विश्वसनीय होते हैं। चलो छोड़ो, अब ये बताओ कि तुम ऊपर आने की कोशिश क्यों कर रहे थे? तुमसे मिलने के लिए, इसकी तरफ देखो, रॉन ने कहा और उसे घसीटकर नोटिस बोर्ड तक ले गया। हरमाइनी की आंखें तेजी से नोटिस पर घूमती हुई नीचे तक आ गई। उसके चेहरे का भाव पथरीला हो गया। रॉन ने गुस्से से कहा, किसी ने उनसे जाकर चुगली कर दी होगी। हरमाइनी धीमी आवाज में बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम भी कितनी भोली हो हरमाइनी, रॉन बोला। तुम सोचती हो कि सब लोग तुम्हारे जितने विश्वसनीय और सम्माननीय होते हैं। हरमाइनी ने गंभीरता से कहा, नहीं, वे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जिस चंपपत्र पर हम सभी ने साइन किए थे, मैंने उस पर एक मंत्र पढ़ दिया था। मेरा यकीन करो, अगर किसी ने अमरीश से चुगली की होगी तो हमें पता चल जाएगा कि वो कौन है और वह इस बात पर बहुत पछताएगा। रॉन ने उत्सुकता से पूछा, उसके साथ क्या होगा? देखो, इसे इस तरह समझो, हरमाइनी बोली। इससे एलोइस मीज़ेन के मुंह से सुंदर चकत्ते जैसे लगने लगेंगे। चलो नीचे चलकर नाश्ता कर लेते हैं और देखते हैं कि बाकी विद्यार्थी इस बारे में क्या सोचते हैं। क्या पता यह सभी हाउस में लगा भी है या नहीं। बड़े हॉल में घुसते ही उन्हें तत्काल समझ में आ गया कि अमरीश का नोटिस सिर्फ गरुड़द्वार में ही नहीं लगा था। हॉल में आज सामान्य से ज्यादा बातचीत और हलचल हो रही थी। विद्यार्थी अपनी टेबलों पर इधर उधर घूम घूम कर नोटिस में लिखी बातों के बारे में बातचीत कर रहे थे। हैरी, रॉन और हरमाइनी अभी अपनी कुर्सियों पर बैठे ही थे कि नेविल, डीन, फ्रेड, जॉर्ज और जिनी उनके पास आ गए। क्या तुमने देखा? तुम्हें क्या लगता है उन्हें पता चल गया है? अब हम क्या करेंगे? वे सभी हैरी को देख रहे थे। उसने चारों तरफ नजर डालकर देखा कि आसपास कोई टीचर तो नहीं है। उसने धीरे से कहा, जाहिर है हम इसके बावजूद यह काम करेंगे। जानता था तुम यही कहोगे, जॉर्ज ने मुस्कुराते हुए कहा और हैरी की बांह थपथपाई। प्रीफेक्ट का भी यही कहना है? फ्रेड ने रॉन और हरमाइनी की तरफ सवालिया निगाह डालते हुए पूछा। और क्या, हरमाइनी ने शांति से कहा। यह लो, अन्नी और हैना अबॉट आ रहे हैं, रॉन ने अपने कंधे के ऊपर से देखते हुए कहा। चीलकात के विद्यार्थी और जकारियस स्मिथ भी हैं, लेकिन किसी के भी चेहरे पर मुहासे नहीं दिख रहे हैं। हरमाइनी दहशत में दिखने लगी। मुहासों को छोड़ो, वे मूर्ख इस वक्त यहाँ नहीं आ सकते। इससे मामला सचमुच संदिग्ध लगने लगेगा। बैठ जाओ, उसने मुंह से इशारा करके अन्नी और हन्ना से कहा तथा तेजी से हाथ हिलाकर उन्हें मेहनतकश की टेबल पर लौट जाने का इशारा करने लगी। बाद में, हम तुमसे बाद में बात करेंगे। मैं माइकल को बता देती हूँ, जिनी ने बेंच से उठते हुए अधीरता से कहा। वह भी कितना मूर्ख है। वो तेजी से चीलघात की टेबल की तरफ चल दी। हैरी उसे जाते हुए देखता रहा, जो ज्यादा दूर नहीं बैठी थी। वो उसी घुंघराले बालों वाली सहेली से बातचीत कर रही थी जिसे लेकर वो हॉग्सहेड में आई थी। क्या अमरीश के नोटिस से डर कर वो मीटिंग में नहीं आएगी? लेकिन उस नोटिस के पूरे परिणाम तब तक महसूस नहीं हुए जब तक कि वह बड़े हॉल से निकलकर जादू का इतिहास विषय की क्लास में नहीं जाने लगे। हैरी, रॉन, एलिसिया बहुत परेशान दिखती हुई तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। ठीक है, हैरी ने धीरे से कहा जब वो इतनी पास आ गई कि उसकी बात सुन सके। हम अब भी अपना, तुम जानते हो इसमें क्विडिच भी शामिल है, एंजेलिना उसकी बात काटते हुए बोली। हमें उसे गरुड़द्वार की टीम दोबारा बनाने की इजाजत लेनी होगी। हैरी ने कहा, क्या? रॉन दहशत में बोला, अरे नहीं, तुम नोटिस को ध्यान से पढ़ो, उसमें टीमों का भी जिक्र है। इसलिए सुनो हैरी, मैं ये बात आखिरी बार बोल रही हूँ, मेहरबानी करके तुम अम्बरिज को दोबारा गुस्सा मत दिलाना, वरना वे हमें कभी नहीं खेलने देंगी। ठीक है,
हैरी ने कहा, क्योंकि एंजेलिना को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके आंसू निकलने ही वाले हों। चिंता मत करो, मैं उनके साथ अच्छे से पेश आऊंगा। शर्त लगाता हूँ कि अमृत जादू का इतिहास की क्लास में है, रॉन ने उदासी से कहा जब वे बिन्स की क्लास की तरफ जाने लगे। उन्होंने अभी तक बिन्स की क्लास का इंस्पेक्शन नहीं किया है। शर्त लगाता हूँ कि वे वहीं होंगी। लेकिन उसकी बात गलत थी। जब वे क्लासरूम में दाखिल हुए तो वहां पर एक ही टीचर था और वह थे प्रोफेसर बिन्स, जो हमेशा की तरह अपनी कुर्सी से 1 इंच ऊपर तैर रहे थे और दानवों के युद्ध पर अपना नीरस लेक्चर शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। हैरी ने आज तो उनके लेक्चर को समझने की कोशिश भी नहीं की। वो अपने चंपत्र पर आलस से कलम चलाता रहा और हरमाइनी की गुस्से भरी निगाहों तथा तोहकों को नजरअंदाज करता रहा। बहरहाल जब हरमाइनी ने उसकी पसलियों में जोर से कोनी मारी तो उसने गुस्से से ऊपर देखा। क्या है? हरमाइनी ने खिड़की की तरफ इशारा किया। हैरी ने उस तरफ देखा। हेडविग खिड़की की संकरी मुंडेर पर बैठी थी और मोटे कांच के पार से उसकी तरफ देख रही थी। उसके पैर में एक चिट्ठी बंधी हुई थी। हैरी को ये बात समझ में नहीं आई। उसने अभी अभी नाश्ता किया था। आखिर वह चिट्ठी उसी समय लेकर क्यों नहीं आई, जैसा हमेशा होता था? उसके कई सहपाठी भी हेडविग की तरफ इशारा करने लगे। हैरी ने सुना कि लेवेंडर पार्वती से कह रही थी, ओह मुझे वो उल्लू हमेशा से बहुत पसंद है, वो कितनी सुंदर है। उसने मुड़कर प्रोफेसर बिन्स की तरफ देखा, जो अपने नोट्स पढ़ने में डूबे हुए थे। उन्हें जरा भी पता नहीं था कि पूरी क्लास का ध्यान आज उनकी तरफ सामान्य रूप से भी कम था। हैरी चुपचाप अपनी कुर्सी से फिसला और झुककर खिड़की तक गया। वहां उसने कुंडी सरकाकर बहुत धीरे से खिड़की खोल दी। उसे उम्मीद थी कि हेडविग चिट्ठी निकलवाने के लिए अपना पैर आगे बढ़ा देगी और फिर उल्लू घर की तरफ उड़ जाएगी। लेकिन जैसे ही उसने खिड़की खोली वो फुदक कर अंदर आ गई और उदास आवाज में सिसकने लगी। हैरी ने खिड़की बंद करते समय प्रोफेसर बिन्स की तरफ चिंता से देखा। वो दोबारा नीचे झुका और हेडविग को अपने कंधे पर बिठाकर तेजी से अपनी सीट पर वापस लौटा। वो अपनी जगह पर बैठा, हेडविग को अपनी गोद में रखा और उसके पैर में बंधी चिट्ठी निकालने की तैयारी करने लगा। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि हेडविग के पंख बुरी तरह मुड़े हुए थे, कुछ तो गलत तरफ झुके हुए थे और उसका एक डैना अजीब कोण पर था। यह घायल है, हैरी ने फुसफुसा कर कहा और अपना सिर उस पर झुका लिया। हरमाइनी और रॉन भी झुककर देखने लगे। हरमाइनी ने तो अपनी कलम भी नीचे रख दी। देखो, उसके डैने के साथ कुछ गड़बड़ है। हेडविग कांप रही थी। जब हैरी ने उसके डैने को छूने की कोशिश की तो वो थोड़ी उछली। उसके सभी पंख सिरे पर आ गए, जैसे वो खुद को फुला रही हो। फिर वो उसे हिकारत से घूरने लगी। प्रोफेसर बिन्स, हैरी ने जोर से कहा, जिसे सुनकर क्लास के सभी विद्यार्थी उसकी तरफ देखने लगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। प्रोफेसर बिन्स ने अपनी निगाह नोट्स के ऊपर उठाई। वे हमेशा की तरह अपने सामने इतने सारे विद्यार्थियों को देखकर हैरान दिखने लगे। तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने सपनीले अंदाज में दोहराया। बिल्कुल ठीक नहीं है, हैरी ने दृढ़ता से कहा और हेडविग को अपनी पीठ के पीछे छिपाते हुए खड़ा हो गया। मुझे लगता है मुझे अस्पताल जाना चाहिए। हाँ, प्रोफेसर बिन्स ने कहा, जो बहुत ही अप्रत्याशित परिस्थिति में महसूस कर रहे थे। हाँ हाँ, अस्पताल। अच्छा तो चले जाओ, पार्किंस। कमरे से बाहर निकलकर हैरी ने हेडविग को अपने कंधे पर रख लिया और गलियारे में तेजी से चलने लगा। बिन्स की क्लास के दरवाजे से काफी दूर पहुंचने पर वह सोचने के लिए रुका। जाहिर है हेडविग का इलाज करवाने के लिए पहला विकल्प हैग्रिड ही था, लेकिन चूंकि हैग्रिड का कोई अता पता नहीं था, इसलिए उसके पास यही विकल्प था कि वह प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक को खोजे और यह उम्मीद करे कि वे उसकी मदद कर देंगी। उसने खिड़की से बाहर झांककर हवा और बादलों से भरे मैदान को देखा। प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक हैग्रिड के केबिन के आसपास नजर नहीं आ रही थी। अगर वे पढ़ा नहीं रही थी तो शायद स्टाफ रूम में होंगी। वो सीढ़ियां उतरने लगा। हेडविग उसके कंधे पर हिलते समय धीरे धीरे कर्कश आवाज निकालती रही। स्टाफ रूम के दरवाजे के दोनों तरफ पत्थर के गारगोयल तैनात थे। जब हैरी पास आया तो उनमें से एक ने कहा, राजा बेटे, तुम्हें क्लास में होना चाहिए। हैरी ने रूखेपन से कहा, यह बहुत जरूरी मामला है। बहुत जरूरी मामला है, ऐसा क्या? दूसरे गारगोयल ने ऊंचे सुर में कहा। सुनो, तुमने तो हमें निरुत्तर कर दिया है ना? हैरी ने दरवाजा खटखटाया। उसे कदमों की आहट सुनाई दी। फिर दरवाजा खुला और सामने प्रोफेसर मैगोनिगल खड़ी थी। उन्होंने तत्काल पूछा, तुम्हें कोई और सजा तो नहीं मिली? उनके चौकोर चश्मे के भीतर से दहशत भरी चिंगारी निकलती दिख रही थी। नहीं प्रोफेसर, हैरी ने जल्दी से कहा। तो फिर तुम क्लास में क्यों नहीं हो? जाहिर है बहुत जरूरी मामला है, दूसरे गारगोयल ने ताना मारते हुए कहा। मैं प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक को खोज रहा हूँ,
हैरी ने स्पष्ट किया। मेरी उल्लू घायल हो गई है। तुमने क्या कहा, घायल उल्लू? प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक प्रोफेसर मैगोनिकल के पीछे आ गई थी। वे एक पाइप पी रही थी और दैनिक जादूगर पकड़े थी। हाँ, हैरी ने कहा और हेडविग को सावधानी से अपने कंधे से उतारा। वह बाकी उल्लुओं के आने के बहुत देर बाद आई थी। उसका डैना बहुत अजीब है, देखिए। प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक ने पाइप दांतों में दबाया और हैरी के हाथ से उल्लू ले लिया, जबकि प्रोफेसर मैगोनिकल देखती रही। प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक ने कहा, हालांकि बोलते समय उनका पाइप थोड़ा हिल रहा था। ऐसा लगता है किसी ने इस पर हमला किया है, हालांकि मैं ये नहीं सोच पा रही हूँ कि ऐसा कौन कर सकता है। थेस्ट्रॉल कई बार चिड़ियों पर हमला कर देते हैं, लेकिन हैग्रिड ने हॉगवर्ट्स के थेस्ट्रॉल को अच्छी तरह प्रशिक्षित कर दिया है कि वह उल्लुओं को छुए तक नहीं। थेस्ट्रॉल क्या होते हैं हैरी ये बात न तो जानता था और न ही उसे इसकी परवाह थी। वह तो सिर्फ इतना जानना चाहता था कि क्या हेडविग बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बहरहाल प्रोफेसर मैगोनिकल ने हैरी की तरफ पैनी निगाह डालते हुए पूछा, पॉटर, क्या तुम जानते हो ये उल्लू कितनी दूर से आ रही है? हैरी ने कहा, मुझे लगता है लंदन से। उसकी निगाह एक पल के लिए प्रोफेसर मैगोनिकल से मिली और जिस तरह से उनकी भुएं ऊपर उठी, उससे हैरी जान गया कि वे समझ गई थी कि लंदन का मतलब 12 नंबर ग्रिमोल्ड चौक था। प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक ने अपने दुशाले के भीतर से मोनोकल यानी एक आंख वाला चश्मा निकाला और अपनी आंख पर लगाया ताकि हेडविग के डैने की करीब से जांच कर सके। फिर वे बोली, इसे मेरे पास छोड़ जाओ, मैं इसका इलाज कर दूंगी। वैसे भी इसे कुछ दिनों तक ज्यादा दूर नहीं उड़ना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद, हैरी ने कहा जब ब्रेक की घंटी बजी। कोई दिक्कत नहीं, प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक ने कहा और स्टाफ रूम में जाने के लिए मुड़ी। प्रोफेसर मैगोनिकल बोली, एक मिनट विल्हेल्मिना, पॉटर की चिट्ठी तो दे दो। ओह हाँ, हैरी ने कहा, जो हेडविग के पैर में बंधे चमपत्र को भूल ही गया था। प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक ने उसे चिट्ठी दे दी और हेडविग को लेकर स्टाफ रूम में ओझल हो गई। हेडविग हैरी को इस तरह घूर रही थी जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इसे इस तरह किसी को सौंप सकता है। थोड़ा अपराधी महसूस करते हुए वह जाने के लिए मुड़ा, लेकिन प्रोफेसर मैगोनिकल ने उसे आवाज लगाकर रोक दिया। पॉटर। जी प्रोफेसर। उन्होंने गलियारे में इधर उधर झांक कर देखा। दोनों दिशाओं से विद्यार्थी आ रहे थे। यह ध्यान रखना, हैरी के हाथ के चमपत्र को देखते हुए उन्होंने जल्दी से और धीमी आवाज में कहा, हो सकता है हॉगवर्ट्स से आने जाने वाली चिट्ठियों की निगरानी हो रही हो, ठीक है? मैं, हैरी ने कहा, लेकिन गलियारे में आते विद्यार्थियों का रेला अब उस तक पहुंचने ही वाला था। प्रोफेसर मैगोनिकल हल्के से सिर हिलाकर स्टाफ रूम में चली गईं। हैरी बाहर खड़ा रह गया और भीड़ के साथ अहाते में पहुंच गया। उसे एक छायादार कोने में रॉन और हर्माइनी खड़े दिखे। हवा से बचने के लिए उन्होंने अपनी चोगी के कॉलर ऊपर उठा रखे थे। हैरी ने उनकी तरफ तेजी से बढ़ते हुए चमपत्र खोला। उसमें सीरियस की लिखावट में ये 5 शब्द लिखे थे, आज, उसी समय, उसी जगह। जैसे ही वो करीब पहुंचा, हर्माइनी ने चिंता से पूछा, हेडविग ठीक तो है? रॉन ने पूछा, तुम उसे कहाँ ले गए थे? हैरी ने कहा, ग्रबली प्लैंक के पास, वहां पर मैगोनिकल भी मिल गई थी। सुनो। उसने उन्हें प्रोफेसर मैगोनिकल की कई बातें बता दी। उसे हैरानी हुई कि इनमें से कोई भी सदमे में नहीं दिख रहा था। इसके विपरीत उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखकर सिर हिला दिया। क्या? हैरी ने कभी रॉन को तो कभी हरमाइनी को देखते हुए पूछा। देखो, मैं अभी रॉन से यही कह रही थी, कहीं किसी ने हेडविग को बीच में पकड़ने की कोशिश तो नहीं की थी। मेरा मतलब है, आज तक पहले कभी सफर के दौरान उस पर हमला नहीं हुआ है ना? वैसे चिट्ठी है किसकी? रॉन ने हैरी के हाथ से चिट्ठी लेते हुए पूछा। हैरी ने धीरे से कहा, स्नफल्स की। उसी समय उसी जगह, यानी गरुड़द्वार हॉल की आग? जाहिर है, हरमानी ने भी चिट्ठी पढ़ते हुए कहा। वो परेशान दिख रही थी। मैं बस यही उम्मीद कर रही हूँ कि इसे किसी ने पढ़ा ना हो। लेकिन यह तो सील बंद थी, हैरी ने उसे और खुद को विश्वास दिलाने की कोशिश करते हुए कहा। और वैसे भी इसका मतलब कोई भी नहीं समझ पाएगा, जब तक कि वह यह न जानता हो कि हमने उससे पहले कब और कहाँ बात की थी, है ना? क्या पता, हरमाइनी ने चिंता से कहा। जब दोबारा घंटी बजी तो वो अपने बैग को दोबारा अपने कंधे पर लटकाते हुए बोली, जादू से चंपत्र को दोबारा सील करना कोई खास मुश्किल काम नहीं है, और अगर छू नेटवर्क पर नजर रखी जा रही है तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन हम उसे ना आने की चेतावनी कैसे दे सकते हैं, क्योंकि हमारी चेतावनी को भी पकड़ा जा सकता है। वे पत्थर की सीढ़ियां उतरकर तहखाने में बनी जादुई गाड़ी की क्लास की तरफ बढ़ने लगे। वे तीनों ख्यालों में खोए हुए थे, लेकिन सीढ़ियों के नीचे पहुंचकर जब उन्होंने ड्रेको मैल्फॉय की आवाज सुनी तो उन्हें जोश आ गया।
मेलफॉय स्नेप के क्लासरूम के दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा था। वो एक ऊंचे आधिकारिक दिखने वाला चमपत्र लहरा रहा था और जरूरत से ज्यादा ऊंची आवाज में बोल रहा था ताकि वे उसके हर शब्द को सुन सकें। देखो, अम्बरेज ने नाग शक्ति की क्विडिच टीम को खेलने की तत्काल इजाजत दे दी। मैं आज सुबह ही उनसे इजाजत लेने गया था। देखो, यह तो होना ही था। मेरा मतलब है, वे मेरे डैडी को बहुत अच्छी तरह जानती हैं। उनका मंत्रालय में आना जाना लगा रहता है। यह देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि क्या गरुड़ द्वार वालों को भी खेलने की इजाजत मिलती है ना? लड़ाई शुरू मत करना, हरमाइनी ने हैरी और रॉन से फुसफुसाते हुए कहा, जो सख्त चेहरे और भींची हुई मुट्ठियों के साथ मेलफॉय को घूर रहे थे। वह यही तो चाहता है। मेरा मतलब है, मेलफॉय ने अब अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए कहा तथा उसकी भूरी आंखें दुष्टता से हैरी और रॉन की दिशा में चमकने लगी। अगर मंत्रालय में प्रभाव का सवाल है, तो मुझे नहीं लगता है कि उन्हें अनुमति मिलने की ज्यादा संभावना है। जैसा मेरे डैडी ने बताया है, मंत्रालय वर्षों से आर्थर वीजली को नौकरी से निकालने का बहाना तलाश रहा है। और जहां तक पॉटर का सवाल है, मेरे डैडी कहते हैं कि कुछ समय में ही मंत्रालय उसे सेंट मंगोस भिजवा देगा। लगता है वहां पर उन लोगों के लिए एक विशेष विभाग है जिनके दिमाग जादू से कुंद हो जाते हैं। मेलफॉय ने एक विभत्स चेहरा बनाया। उसका मुंह खुलकर लटक गया था और आंखें घूमने लगी थी। क्रैब और गोयल हमेशा की तरह दांत निकालकर खीखी कर रहे थे। पेंसी पाकिस्तान खुशी से चीख रही थी। हैरी के कंधे से कोई चीज कसकर टकराई, जिससे वह एक तरफ को हो गया। पल भर बाद उसे यह एहसास हुआ कि नेविल उसके पास से तेजी से निकलकर मेलफॉय की तरफ जा रहा था। नेविल नहीं! हैरी ने लपक कर नेविल के दुशाले का पीछे वाला हिस्सा पकड़ लिया। नेविल ने जोरदार संघर्ष किया। उसके मुक्के लहरा रहे थे और वह मेलफॉय तक पहुंचने की भरकस कोशिश कर रहा था, जो पल भर के लिए सदमे में आ गया था। मेरी मदद करो, हैरी ने रॉन से कहा और नेविल के गले में बांह डालकर उसे नाग शक्ति वालों से दूर घसीटा। क्रैब और गोयल अपनी बाहें फुलाकर मेलफॉय के आगे खड़े थे और मुकाबला करने के लिए तैयार थे। रॉन ने नेविल के हाथ पकड़े और हैरी के साथ मिलकर नेविल को दोबारा गरुड़द्वार की कतार में वापस खींचने में कामयाब हो गया। नेविल का मुंह बिल्कुल लाल पड़ गया था। हैरी उसके गले पर जो दबाव डाल रहा था उससे उसकी बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उसके मुंह से अजीब शब्द निकल रहे थे। मजेदार नहीं था, नहीं, मंगोज उसे बता दूंगा। तहखाने का दरवाजा खुल गया। वहां पर स्नेप प्रकट हुए। उनकी काली आंखें गरुड़द्वार की कतार में वहां तक पहुंच गईं जहां हैरी और रॉन नेविल के साथ जूझ रहे थे। लड़ रहे हो पॉटर वीजली लॉन्गबॉटम? स्नेप ने अपनी ठंडी व्यंग्यात्मक आवाज में कहा। गरुड़द्वार के 10 पॉइंट कम। पॉटर, लॉन्गबॉटम को छोड़ दो वरना सजा मिलेगी। सभी लोग अंदर चलो। हैरी ने नेविल को छोड़ दिया, जो हाफता हुआ उसे गुस्से से घूरने लगा। मुझे तुम्हें रोकना ही था। हैरी ने आह भरते हुए अपना बैग उठाया। क्रैब और गोयल तुम्हें चीर डालते। नेविल कुछ नहीं बोला। उसने बस अपना बैग उठाया और तहखाने में चला गया। जब रॉन और हैरी नेविल के पीछे पीछे चले तो रॉन ने धीरे से कहा, भगवान जाने माजरा क्या था। हैरी ने जवाब नहीं दिया। वह अच्छी तरह जानता था कि सेंट मंगोज में दिमागी नुकसान के कारण दाखिल लोगों का विषय नेविल के लिए इतना ज्यादा दुखद क्यों था, लेकिन उसने डंबलडोर से वादा किया था कि वो नेविल का रहस्य किसी को नहीं बताएगा। यहाँ तक कि नेविल भी नहीं जानता था कि हैरी को ये बात पता थी। हैरी, रॉन और हरमाइनी हमेशा की तरह क्लास में पीछे वाली मनपसंद सीट पर बैठ गए। उन्होंने अपने चंपत्र, कलमे और 1000 जादुई जड़ी बूटियां और फफूंदियां पुस्तक निकाल ली। उनके चारों तरफ विद्यार्थी अब भी नेविल के कारनामे के बारे में फुसफुसाकर बातें कर रहे थे, लेकिन जब स्नेप ने तहखाने का दरवाजा धड़ाम से बंद किया तो सभी तत्काल खामोश हो गए। स्नेप ने अपनी धीमी व्यंग्यात्मक आवाज में कहा, सभी ध्यान दो, आज हमारे साथ एक मेहमान है। उन्होंने तहखाने के अंधेरे कोने की तरफ इशारा किया। हैरी ने देखा कि वहां प्रोफेसर अम्बरिज अपने घुटनों पर क्लिपबोर्ड लिए बैठी थी। हैरी ने अपनी भौहें उठाकर रॉन और हरमाइनी की तरफ कनखियों से देखा। जिन 2 टीचर्स से वह सबसे ज्यादा नफरत करता था वे आज एक साथ थे, स्नेप और अम्बरिज। यह फैसला करना मुश्किल था कि वह इनमें से किसकी जीत चाहता था। हम आज अपने शक्तिवर्धक काढ़े पर काम जारी रखेंगे। तुम लोगों ने पिछली क्लास में अपने काढ़े को जैसा छोड़ा था वह तुम्हें वैसा ही मिलेगा। अगर सही तरीके से बनाया गया होगा तो वीकेंड पर यह अच्छी तरह से पक गया होगा। निर्देश, उन्होंने अपनी छड़ी लहराई। बोर्ड पर लिखे हैं, काम में लग जाओ। प्रोफेसर अम्बरिज क्लास के पहले आधे घंटे में कोने में बैठकर नोट्स लिखती रहीं। हैरी यह सुनने के लिए ललायत था
कि वे स्नेप से क्या सवाल पूछती हैं। उसकी दिलचस्पी इतनी ज्यादा थी कि वो अपने कार्य पर ध्यान नहीं दे रहा था। हरमाइनी ने उसकी कलाई पकड़कर उसे तीसरी बार गलत सामान डालने से रोका। अनार का रस नहीं हैरी, सैलेमेंडर का खून। हैरी ने बोतल नीचे रख दी और कोने की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है। अमरीज अभी अभी उठकर खड़ी हुई थी। हाँ, उसने धीरे से कहा, जब वे डिस्को की 2 लाइनों के बीच से होती हुई स्नेप की तरफ आई, जो डीन थॉमस की कढ़ाई पर झुके हुए थे। अच्छा, ये क्लास अपने स्तर से काफी आगे दिखती है, उन्होंने तेजी से स्नेप की पीठ से कहा। हालांकि मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या इन्हें शक्तिवर्धक काढ़े जैसी चीज सिखाना सही है? मुझे लगता है कि मंत्रालय को इसे पाठ्यक्रम से हटा देना चाहिए। स्नेप धीरे धीरे सीधे हुए और उनकी तरफ मुड़कर देखने लगे। अम्बरीज ने पूछा, अच्छा, आप हॉगवर्ट्स में कितने समय से पढ़ा रहे हैं? उनकी कलम क्लिपबोर्ड पर रखी हुई थी। 14 साल से, स्नेप ने जवाब दिया। उनके चेहरे का भाव स्पष्ट था। हैरी ने उन्हें गौर से देखते हुए अपने काढ़े में कुछ बूंदें डाल दी। उसमें से खतरनाक तरीके से धुआं उठा और उसका रंग फिरोजी से नारंगी हो गया। अम्बरीज ने स्नेप से पूछा, मुझे लगता है कि आपने पहले गुप्त कलाओं से टीचर के पद के लिए आवेदन दिया था। हाँ, स्नेप ने धीरे से कहा। लेकिन आप सफल नहीं हो पाए। स्नेप के होंठ सिकुड़ गए। जाहिर है। प्रोफेसर अम्बरीज ने अपने क्लिपबोर्ड पर कुछ लिख लिया। और मुझे लगता है कि आप जब से स्कूल में आए तभी से हर साल गुप्त कलाओं के टीचर पद के लिए आवेदन दे रहे हैं। हाँ, स्नेप ने धीरे से कहा। उनके होंठ मुश्किल से हिल रहे थे। वे बहुत गुस्से में दिख रहे थे। अम्बरीज ने पूछा, क्या आपको अंदाजा है कि डम्बलडोर आपको नियुक्त क्यों नहीं कर रहे हैं? स्नेप ने झटके से कहा, यह सवाल आप उन्हीं से पूछे तो अच्छा रहेगा। प्रोफेसर अम्बरीज मुस्कुराते हुए बोली, ओह, मैं जरूर पूछूंगी। मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है। स्नेप ने पूछा। उनकी काली आंखें सिकुड़ी हुई थी। ओह हाँ, प्रोफेसर अम्बरीज ने कहा, मंत्रालय टीचर्स की पृष्ठभूमि की पूरी जानकारी चाहता है। वे मुड़ी और पेंसी पाकिस्तान के पास जाकर उससे पढ़ाई के बारे में सवाल पूछने लगी। हैरी ने स्नेप की तरफ मुड़कर देखा और उनकी आंखें एक पल के लिए मिली। हैरी ने अपनी निगाह तत्काल अपने काड़ी की तरफ झुका ली, जो बुरी तरह जम रहा था और जले हुए रबड़ जैसी बदबू मार रहा था। पॉटर, एक बार फिर 0, स्नेप ने दुर्भावना से कहा और अपनी छड़ी लहराकर हैरी की कढ़ाई खाली कर दी। इस काढ़े को बनाने के सही तरीके पर एक निबंध लिखकर मुझे बताना। उसमें यह बताना कि तुमसे गलती कहाँ और क्यों हुई थी। अगली क्लास में निबंध जरूर दिखाना, समझ गए? हैरी ने गुस्से से कहा। ठीक है। स्नेप ने पहले ही उन्हें होमवर्क दे दिया था, जबकि शाम को उसे क्विडिच प्रैक्टिस भी करनी थी। इसका मतलब था 2 और रातों को वह नहीं सो पाएगा। यह संभव नहीं लग रहा था कि उस सुबह वह बहुत खुश था। अब उसकी प्रबल इच्छा हो रही थी कि यह दिन जल्दी ही खत्म हो जाए। ज्योतिष की क्लास से गोता मार दूं, उसने उदासी से कहा, जब वे लंच के बाद अहाते में खड़े और हवा उनके दुशालों के सिरे तथा हैट के कोनों से टकरा रही थी। मैं बीमारी का बहाना करके स्नेप का निबंध पूरा कर लूंगा, फिर मुझे आधी रात तक जागना नहीं पड़ेगा। हरमाइनी ने गंभीरता से कहा, तुम ज्योतिष से गोता नहीं मार सकते। रॉन ने गुस्से से कहा, देखो तो सही कौन बोल रहा है। तुमने तो ज्योतिष विषय ही छोड़ दिया है। तुम तो ट्रिलोनी से नफरत करती हो। मैं उनसे नफरत नहीं करती हूँ, हरमाइनी ने ऊंचे अंदाज में कहा। मैं तो बस ये सोचती हूँ कि वो बहुत बुरी टीचर है और सचमुच धोखेबाज हैं। लेकिन हैरी आज जादू का इतिहास की क्लास छोड़ चुका है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसे आज कोई और क्लास छोड़नी चाहिए। उसकी बात में सच्चाई थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। इसलिए आधे घंटे बाद हैरी ज्योतिष की क्लास में गर्म तथा बहुत खुशबूदार माहौल में बैठा हुआ था और हर एक के प्रति गुस्सा महसूस कर रहा था। प्रोफेसर ट्रिलोनी एक बार फिर विद्यार्थियों को द ड्रीम ओरेकल पुस्तक बांट रही थी। हैरी ने सोचा कि निश्चित रूप से बहुत सारे मनगढ़ंत सपनों का अर्थ खोजने की कोशिश करने के बजाय वह स्नेप के निबंध को पूरा कर लेता तो ज्यादा अच्छा होता। बहरहाल ऐसा लगा कि ज्योतिष की क्लास में वही एकमात्र व्यक्ति नहीं था जो गुस्से में था। प्रोफेसर ट्रिलोनी ने द ड्रीम ओरेकल की एक पुस्तक हैरी और रॉन के बीच में टेबल पर पटक दी तथा चली गईं। उनके होठ सिकड़े हुए थे। उन्होंने ओरेकल की एक और पुस्तक सीमस तथा डीन की तरफ फेंक दी, जो सीमस के सिर पर पढ़ते पढ़ते बची। उन्होंने आखिरी पुस्तक तो नेविल के सीने पर इतनी जोर से मारी कि वो अपनी सीट से फिसल ही गया। अच्छा, तो अब काम शुरू करो, प्रोफेसर ट्रिलोनी ने जोर से कहा। उनकी आवाज तीखी और थोड़ी बौखलाई लग रही थी। तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है, या फिर मैं इतनी गई गुजरी टीचर हूँ कि तुम्हें अभी तक पुस्तक खोलना भी नहीं सिखा पाई हूँ? क्लास ने उनकी तरफ उलझन में देखा, फिर एक दूसरे की तरफ देखा।
बहरहाल हैरी समझ गया कि मामला क्या था। जब प्रोफेसर ट्रिलोनी टीचर के ऊंची पीठ वाली कुर्सी तक गई और उनकी आंखों में गुस्से के आंसू भरे दिखे तो हैरी अपना सिर रॉन के करीब लाकर बोला, मुझे लगता है कि उन्हें इंस्पेक्शन का परिणाम पता चल गया है। प्रोफेसर, पार्वती पाटिल ने धीमी आवाज में कहा। वो और लेवेंडर प्रोफेसर ट्रिलोनी को बहुत पसंद करती थी। प्रोफेसर, क्या कुछ गड़बड़ हो गई है? गड़बड़? प्रोफेसर ट्रिलोनी बड़ी भावुक आवाज में चिल्लाई। बिल्कुल नहीं, निश्चित रूप से मेरा अपमान हुआ है। मुझ पर आरोप लगाए गए हैं, निराधार आरोप लगाए हैं। लेकिन नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं, बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कांपती हुई सांस खींची और पार्वती की तरफ से नजरें हटा ली। उनके चश्मे के नीचे से गुस्से के आंसू छलक गए। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, उन्होंने भरे गले से कहा। 16 साल की निष्ठावान सेवा उसे दरकिनार कर दिया गया, नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन मैं ये अपमान नहीं सहूंगी, नहीं, कभी नहीं सहूंगी। पार्वती ने कतार अंदाज में पूछा, लेकिन प्रोफेसर, आपका अपमान किसने किया? अधिकारियों ने, प्रोफेसर ट्रिलोनी ने गहरी नाटकीय कांपती आवाज में कहा। हाँ, उन लोगों ने जिनकी आंखें सांसारिक चीजों के कारण इतनी ज्यादा धुंधली हो चुकी हैं कि वे वह नहीं देख सकते जो मैं देख सकती हूँ, वह नहीं जान सकते जो मैं जानती हूँ। जाहिर है, हम भविष्यवक्ताओं से लोग हमेशा डरते रहे हैं, हमें हमेशा सताया जाता रहा है। यह तो हमारी ही नियति है। उन्होंने थूक गटका और शॉल के सिरे से अपने गीले गाल पोंछे। फिर उन्होंने अपनी आस्तीन से एक छोटा सा कढ़ाई किया हुआ रुमाल निकाला और अपनी नाक बहुत कसकर साफ की, जिसकी आवाज ऐसी थी जैसे पीव्स रास्पबेरी मार रहा हो। रॉन खीखी करने लगा। लेवेंडर ने उसे हिकारत से देखा। प्रोफेसर, पार्वती ने कहा, क्या आपका मतलब है? क्या प्रोफेसर अम्बरीच ने? मेरे सामने उस औरत का नाम मत लो, प्रोफेसर ट्रिलोनी चिल्लाई और उछलकर खड़ी हो गई। उनके मन के खड़खड़ाने लगे और चश्मा चमकने लगा। अब अपना काम करो। बाकी की क्लास में वे उनके बीच घूमती रहीं। उनके चश्मे के पीछे से आंसू बह रहे थे। वे बड़बड़ाती हुई धमकियां देती जा रही थी। अच्छा होगा मैं ये जगह छोड़कर चली जाऊं। कितना बड़ा अपमान है, प्रोबेशन पर रख दिया। हम कुछ समय तक आपका काम देखेंगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई? जब हैरी गुप्त कलाओं से रक्षक की क्लास में हरमाइनी से मिला तो वह बोला, तुमने और अम्बरीच में एक बात समान है, वे भी ट्रिलोनी को धोखेबाज समझती हैं। लगता है उन्होंने प्रोफेसर ट्रिलोनी को प्रोबेशन पर रख दिया है। उसके बोलते समय अम्बरीच कमरे में आ गई। उन्होंने काला मखमली बो लगा रखा था और उनके चेहरे पर गर्व का भाव था। गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून प्रोफेसर अम्बरीच, विद्यार्थियों ने भावहीनता से एक साथ कहा। छड़ियाँ अंदर रख दो। लेकिन इस बात पर कोई हलचल नहीं हुई। किसी ने अपनी छड़ी बाहर निकाली ही नहीं थी। रक्षात्मक जादुई सिद्धांत किताब का 34 नंबर पेज खोलो और तीसरा अध्याय पढ़ो, जिसका शीर्षक है जादुई हमले के प्रति अहानिकर प्रतिक्रियाएं। बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है। हैरी, रॉन और हर्माइनी एक साथ धीरे से बोले। कोई क्विडिच प्रैक्टिस नहीं, एंजेलिना ने खोखले स्वर में कहा जब हैरी, रॉन और हर्माइनी उस रात को डिनर के बाद गुरुद्वार के हॉल में दाखिल हुए। लेकिन मैं तो शांत रहा था, हैरी ने दहशत से कहा। एंजेलिना, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं कसम खाता हूँ। मैं जानती हूँ, एंजेलिना ने उदासी से कहा। उन्होंने तो बस इतना कहा है कि उन्हें सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। क्या सोचने के लिए समय चाहिए? रॉन ने गुस्से से कहा। उन्होंने नागशक्ति वालों को तो तत्काल इजाजत दे दी, तो फिर हमें क्यों नहीं? लेकिन हैरी जानता था कि अम्बरीच को गुरुद्वार पर क्विडिच टीम की इजाजत न देने की तलवार लटकाए रखने में कितना मजा आ रहा होगा। वह आसानी से समझ सकता था कि वे उनके ऊपर लटकती इस तलवार को इतनी जल्दी नहीं हटाना चाहेंगी। देखो, हरमाइनी ने कहा, सकारात्मक पहलू को देखो। कम से कम अब तुम्हारे पास स्नेप का निबंध पूरा करने का समय रहेगा। यह सकारात्मक पहलू है ना? हैरी ने तपाक से कहा, जबकि रॉन हरमाइनी को अविश्वसनीय तरीके से घूरता रहा। कोई क्विडिच प्रैक्टिस नहीं और जादुई काढ़े की अतिरिक्त पढ़ाई? हैरी कुर्सी पर लुढ़क गया। उसने अनिच्छा से बैग में से काढ़े का निबंध निकाला और काम में जुट गया। ध्यान केंद्रित करना बहुत मुश्किल हो रहा था। हालांकि वो जानता था कि सीरियस आग में बहुत देर बाद दिखेगा, लेकिन फिर भी वो हर कुछ मिनट बाद आग की तरफ देखने लगा था। हॉल में अविश्वसनीय मात्रा में शोर हो रहा था। फ्रेड और जॉर्ज अपनी गोटा मार टॉफियों में से एक प्रकार की टॉफी को बनाने में आखिरकार सफल हो गए थे। वे बारी बारी उसका प्रदर्शन जमा भीड़ के सामने कर रहे थे, जो तालियां बजा रही थी।
फ्रेड एक टॉफी का नारंगी हिस्सा काटता था जिससे वो तत्काल सामने रखी बाल्टी में उल्टी करने लगता था। फिर वह उस टॉफी का बैगनी सिरा मुंह में डालता था जिससे उल्टी तत्काल बंद हो जाती थी। ली जॉर्डन वीजली बंधुओं की मदद करते हुए समय समय पर उल्टी को ओझल कर रहा था। वो वही ओझल मंत्र था जिसका इस्तेमाल स्नेप हैरी के काढ़ों पर करते थे। उल्टी करने, तालियां बजाने और फ्रेड तथा जॉर्ज के भीड़ से एडवांस ऑर्डर लेने की आवाजें लगातार ध्यान भटका रही थी। शक्तिवर्धक काढ़े के सही तरीके पर ध्यान केंद्रित करना हैरी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। हरमाइनी भी स्थिति को सुधारने में कोई योगदान नहीं दे रही थी। फ्रेड और जॉर्ज की उल्टी जब बाल्टी की तली से टकराती थी और तालियां बजने लगती थी तो हरमाइनी बुरा सा मुंह बनाकर जोर जोर से आहें भरने लगती थी, जिससे हैरी का ध्यान और भटक जाता था। तो फिर जाकर उन्हें रोकती क्यों नहीं हो? उसने चिढ़कर कहा जब उसने चौथी बार गरुड़ के पंजे के चूर्ण का गलत वजन काटा। हरमाइनी ने दांत भींचकर कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वे लोग तकनीकी रूप से कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। वे लोग बुरी से बुरी चीज खुद खाना चाहें तो उन्हें इस बात का पूरा हक है। इसके अलावा ऐसा कोई नियम नहीं है कि दूसरे मूर्ख ऐसी चीजें नहीं खरीद सकते जब तक कि ये खतरनाक साबित न हो जाए, और ऐसा नहीं लगता कि ये खतरनाक है। हैरी, रॉन और हरमाइनी ने देखा कि जॉर्ज ने बाल्टी में उल्टी की। टॉफी का बाकी हिस्सा निकला और सीधा खड़ा हो गया। फिर उसने अपनी बाहें फैलाकर दर्शकों की तालियों को स्वीकार किया। हैरी ने फ्रेड, जॉर्ज और ली को उत्सुक दर्शकों से सोने के सिक्के इकट्ठे करते हुए देखकर कहा, देखो, मुझे ये समझ में नहीं आता कि फ्रेड और जॉर्ज को सिर्फ 3-3 OWL क्यों मिले। वे लोग सचमुच कमाल के हैं। हरमाइनी ने आलोचना करते हुए कहा, ओह, वे लोग सिर्फ दिखावे की चीजें जानते हैं जिसका कोई असली उपयोग नहीं हो सकता। कोई असली उपयोग नहीं हो सकता? रॉन ने तनाव भरे आवाज में कहा। हरमाइनी, वे अभी तक 26 गैलियन कमा चुके हैं। बिजली बंदूकों के आसपास जमा भीड़ काफी देर बाद छटी। इसके बाद फ्रेड, ली और जॉर्ज काफी देर तक बैठकर अपने कमाए हुए सिक्के गिनते रहे। आधी रात गुजर जाने के बाद ही हैरी, रॉन और हरमाइनी को हॉल खाली मिल पाया। आखिर फ्रेड ने अपने पीछे लड़कों के कमरे में जाने का दरवाजा बंद किया। जाते जाते उसने अपने गैलियनों का डिब्बा बजाया, जिससे हरमाइनी की त्योरियां चढ़ गईं। हैरी अपने काढ़े के निबंध में बहुत कम प्रगति कर पाया था, इसलिए उसने रात का काम खत्म करने का फैसला किया। उसने अपनी पुस्तकें दूर रख दी। रॉन एक कुर्सी पर टिककर झपकी ले रहा था। आवाज सुनकर उसने दबी हुई हुंकार भरी, जागा और आंखें मलते हुए आग की तरफ देखने लगा। सीरियस, उसने कहा। हैरी पलटा। सीरियस का बिखरे बालों वाला सिर आग में एक बार फिर बैठा हुआ था। हाय, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हाय, हैरी, रॉन और हरमाइनी ने एक साथ कहा और तीनों आग के पास घुटने के बल बैठ गए। क्रुक्षेंस ने भी प्यार से म्याऊं की आवाज निकाली और गर्मी के बावजूद आग के पास जाकर अपना चेहरा सीरियस के चेहरे के पास ले जाने की कोशिश की। सीरियस ने पूछा, कैसा चल रहा है? अच्छा नहीं चल रहा, हैरी ने कहा, जब हरमाइनी ने क्रुक्षेंस को पीछे खींचा ताकि उसकी मूंछ न जल जाए। मंत्रालय ने एक और कानून बना दिया है जिसका मतलब है कि हमें कोई टीम बनाने की इजाजत नहीं है, और गुप्त कलाओं से रक्षा के गोपनीय समूह बनाने की इजाजत भी नहीं है। सीरियस ने पूछा। थोड़ी देर खामोशी छाई रही। हैरी ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? तुम लोगों को अपनी मीटिंग की जगह ज्यादा सावधानी से चुननी चाहिए, सीरियस ने कहा, जो और ज्यादा खुलकर मुस्कुरा रहा था। मैं पूछता हूँ, हॉग्सहेड को ही क्यों चुना? यह 3 ब्रूमस्टिक से ज्यादा अच्छा था, हरमाइनी ने रक्षात्मक अंदाज में कहा। वहाँ हमेशा भीड़ रहती है। इसका मतलब यह है कि दूसरों को तुम्हारी बात सुनने में ज्यादा मुश्किल आती, सीरियस ने कहा। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है, हरमाइनी, हैरी ने पूछा। हमारी बात किसने सुनी? मंडगज ने, सीरियस ने कहा और उन सभी को हैरान दिखकर हंसने लगा। वह काले चोगे वाली जादूगरनी था। वह मंडगस था? हैरी ने स्तब्ध होते हुए कहा। वह हॉग्समीड में क्या कर रहा था? वह क्या कर रहा था? सीरियस ने अधीरता से कहा। जाहिर है तुम पर नजर रख रहा था। मेरा अब भी पीछा किया जा रहा है? हैरी ने गुस्से से पूछा। हाँ, किया जा रहा है, सीरियस ने कहा, और ये अच्छा ही है ना? था। अगर तुम अपनी वीकेंड की यात्रा में पहला काम यह करते हो कि कोई गैर कानूनी रक्षा समूह बना। लेकिन वह नाराज या चिंतित नहीं लग रहा था। इसके बजाय वो हैरी को गर्व से देख रहा था। डंग हमसे छिप क्यों रहा था? रॉन ने निराश दिखते हुए कहा। हम उसे देखकर खुश होते। 20 साल पहले हॉग्सहेड में उसके आने पर पाबंदी लगा दी गई थी, सीरियस ने कहा, और उस बारमैन की याददाश्त बहुत अच्छी है। स्टगिस की गिरफ्तारी के समय मूडी का दूसरा अदृश्य चोगा चला गया है, इसलिए डंग पिछले कुछ समय से जादूगरनी के रूप में है। खैर, सबसे पहले रॉन, मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारी माँ का संदेश दे दूँ। ओह हाँ, रॉन ने थोड़ा डरते हुए कहा।
उनका कहना है कि किसी भी हालत में तुम गुप्त कलाओं से रक्षा के किसी गैर कानूनी गोपनीय समूह में हिस्सा नहीं लोगे। उनका कहना है कि पता चलने पर तुम्हें निश्चित रूप से स्कूल से निकाल दिया जाएगा और तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। उनका कहना है कि बाद में तुम्हारे पास आत्मरक्षा सीखने का काफी समय रहेगा। उनका कहना है कि इस वक्त तुम्हारी उम्र इतनी कम है कि तुम्हें इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। वे तो सीरियस की निगाह बाकी दोनों पर गई। हैरी और हरमाइनी को भी इस समूह में शामिल न होने की सलाह देती हैं। हालांकि वे मानती हैं कि दोनों पर ही उनका कोई अधिकार नहीं है। वे तो सिर्फ इस आधार पर आग्रह करती हैं कि वे तुम्हारा भला चाहती हैं। वे सारी बातें चिट्ठी में लिख देती, लेकिन अगर उल्लू बीच में पकड़ा गया तो तुम सभी मुश्किल में पड़ जाओगे। आज रात को वे ये बातें खुद इसलिए नहीं कह रही हैं क्योंकि वे ड्यूटी पर हैं। रॉन ने जल्दी से पूछा, कौन सी ड्यूटी पर, क्या करने गई हैं? चिंता मत करो, माया पंछी के समूह का काम है, सीरियस ने कहा। तो यह संदेश देने का काम मुझ पर आ गया। तुम उन्हें जरूर बता देना कि मैंने तुम्हें संदेश दे दिया है। मुझे लगता है उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं संदेश दे दूंगा। एक बार फिर खामोशी छाई रही, जिसमें क्रुक्षेंस ने म्याऊं करते हुए सीरियस के सिर पर पंजा रखने की कोशिश की और रॉन कालीन के एक छेद से खेलता रहा। आखिर हैरी ने बुदबुदाकर कहा, तो तुम यह चाहते हो कि मैं आत्मरक्षा वाले समूह में हिस्सा नहीं लूं? मैं? निश्चित रूप से नहीं, सीरियस ने हैरान दिखते हुए कहा। मुझे तो यह बेहतरीन विचार लगता है। तुम्हें सचमुच लगता है? हैरी ने कहा। अब उसका मनोबल बढ़ने लगा था। जाहिर है मुझे ऐसा ही लगता है, सीरियस बोला। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डैडी और मैं चुपचाप बैठकर अमृत जैसी खूसट बुढ़िया के आदेश को सहन करते? लेकिन पिछले सत्र में तो तुमने मुझसे कहा था कि मैं सावधान रहूं और जोखिम न लूं। पिछले साल सारे सबूत इशारा कर रहे थे कि कोई हॉक्सफोर्ड के भीतर तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है, हैरी, सीरियस ने अधीरता से कहा। इस साल हम जानते हैं कि हॉगवर्ट्स के बाहर कोई है जो हम सभी को मारना पसंद करेगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि सही तरीके से आत्मरक्षा करना सीखना बहुत अच्छा विचार है। और अगर हमें स्कूल से निकाल दिया गया तो? हरमाइनी ने पूछा, जिसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। हैरी ने उसे घूरते हुए कहा, हरमाइनी, यह सुझाव तुमने ही दिया था। वो कंधे उचकाते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि यह मेरा ही सुझाव था। मैं तो बस यह जानना चाहती हूँ कि सीरियस क्या सोचता है। सीरियस बोला, देखो, यह बेहतर है कि तुम स्कूल से निकल जाओ और आत्मरक्षा करने में समर्थ बन जाओ, बजाय इसके कि बिना कुछ जाने स्कूल में सुरक्षित बैठे रहो। वाह वाह, हैरी और रॉन ने उत्साह से कहा। सीरियस ने कहा, तुम यह समूह कैसे बना रहे हो? मीटिंग कहाँ कर रहे हो? यही तो दिक्कत है, हैरी ने कहा। हमें नहीं पता कि हम मीटिंग कहाँ करें। सीरियस ने सुझाव दिया, चीखती हवेली कैसी रहेगी? हाँ, यह विचार तो अच्छा है, रॉन ने रोमांचित होकर कहा। लेकिन हरमाइनी ने संदेह भरी आवाज निकाली और तीनों उसकी तरफ देखने लगे। सीरियस का सिर लपटों में घूम गया। देखो सीरियस, जब तुम स्कूल में थे तो तुम सिर्फ 4 लोग ही चीखती हवेली में मिला करते थे, हरमाइनी ने कहा। और तुम सभी रूप परिवर्तन करके जानवरों में बदल सकते थे, और तुम चाहते तो तुम सभी एक अदृश्य चोगे के नीचे छिप सकते थे। लेकिन हम 28 हैं और हम में से कोई भी इच्छाधारी नर पशु नहीं है। इसलिए हमें अदृश्य चोगे की नहीं, अदृश्य शामियाने की जरूरत पड़ेगी। सही कहा, सीरियस ने थोड़ी निराशा से कहा। अच्छा, मुझे यकीन है कि तुम लोग कोई ना कोई जगह खोज ही लोगे। 4थी मंजिल पर बड़े आईने के पीछे एक काफी बड़ा खुफिया गलियारा हुआ करता था। तुम्हें वहां मंत्रों का अभ्यास करने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाएगी। फ्रेड और जॉर्ज ने मुझे बताया था कि अब वो बंद हो चुका है, हैरी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मिट्टी धंस गई है या ऐसे ही कुछ हुआ है? ओह, सीरियस ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। अच्छा, मैं इस बारे में सोचूंगा और मैं तुम्हें बता। उसने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। उसका चेहरा अचानक तनाव और दहशत में दिखने लगा। वो इधर उधर देखने लगा। वो अंगीठी की ठोस दीवार की तरफ देख रहा था। सीरियस? हैरी ने चिंता से पूछा, लेकिन वो गायब हो चुका था। हैरी एक पल के लिए मुंह खोलकर लपटों को घूर रहा था। फिर वह रॉन और हरमाइनी की तरफ मुड़ा। वह आखिर क्यों? हरमाइनी ने दहशत भरी सांस ली और उछलकर खड़ी हो गई। वह आग को घूरे जा रही थी। लपटों में एक हाथ दिखाई दे रहा था। हाथ इधर उधर हो रहा था, जैसे कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। यह छोटी उंगलियों वाला गांठदार हाथ था, जिसमें पुराने फैशन की कई बदसूरत अंगूठियां थीं। उन तीनों ने वहां से दौड़ लगा दी। लड़कों के कमरों की तरफ जाने वाले दरवाजे पर पहुंचकर हैरी ने पलट कर देखा। अमरिज का हाथ अब भी पलटों के बीच में टटोल रहा था, जैसे उन्हें मालूम हो कि सीरियस के बाल कुछ पल पहले कहाँ थे और वे उसे पकड़ने की कसम खा चुकी थीं।